स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 के हमने शॉर्ट आंसर से शुरुआत की है। हिस्ट्री की यहाँ पर हमारी शुरुआत हो गई है। अब सेकंड पार्ट आपको कॉपी में हिस्ट्री का बनाना है। और पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द स्ट्रगल ऑफ 1857 कॉल्ड द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम का पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा गया, क्यों माना गया, उसके पीछे क्या ऐसा कारण था? आंसर है, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ 1857 इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोरियस एंड रिवॉल्यूशनरी इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत में देखा जाए तो 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जो एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम अवसर लोगों के लिए लेकर गई थी। मतलब एक स्वर्णिम क्रांति थी। द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 was the first armed revolution which was also widespread and powerful that it shook the foundation of British Empire। 1857 की क्रांति ने अंग्रेज सरकार को झकझोर के रख दिया था। मतलब अंग्रेज सरकार को हिला करके रख दिया था। गुलामी के बाद ऐसी कोई पहली क्रांति हुई थी तो 1857 की क्रांति थी, जिसने अंग्रेज सरकार की नींव को हिला करके, भारत में अंग्रेजों की नींव को हिला करके रख दिया था। By keeping the national problem on center stage, the revolution of 1857 challenged the existence to East India Company's rule। लोगों ने एक ही व्यू, एक ही मत अपना रखा, और वो मत था कि जो नेशनल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाए। सभी की एक ही समस्या थी कि जो राष्ट्र की समस्या है उसे सॉल्व किया जाए, और सभी ने इसी के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने विद्रोह किया। और इस विद्रोह को 1857 की क्रांति में विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह को पहला विद्रोह माना जाता है जिसने अंग्रेज सरकार की जो नींव थी उसे हिला करके रख दिया था। लोग जागरूक हो गए थे। सोल्जर तो ठीक है, लेकिन साथ साथ जो कॉमन पीपल थे, आम जनता थी, वो भी इसमें पार्टिसिपेट की और देश की आजादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति है वो देश की पहली स्वतंत्रता संग्राम वाली क्रांति थी, जिसे ऐतिहासिक और स्वर्णिम माना गया और पहली क्रांति का दर्जा दिया गया। The revolution of 1857 was a nationwide organized struggle putting up to end to the British rule। इसी 1857 की क्रांति को जो है राष्ट्रवाद की तरह चलाया गया और ब्रिटिश रूल का एंड करना है, यह पहला इसमें कार्य था। Although this struggle failed in its mission, वैसे तो ये मिशन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में फेल हो गया। Its memory and inspiration are still alive in the heart of common men। लेकिन इससे जो मेमोरी थी इसकी और जो इंस्पिरेशन था वो आम जनता के दिलों में उसने एक ज्वाला जला दी थी। आजादी के लिए एक चिंगारी, जो है चिंगारी का कार्य किया था, जिससे लोग अवेयर हो सके आजादी के प्रति। लोगों के मन में आजादी के प्रति जो भाव है वो 1857 की क्रांति ने ही पैदा किया था। Among the Indian people an awakening took place followed by the freedom struggle। और ज्यादा से ज्यादा इस फ्रीडम स्ट्रगल में जो फायदा हुआ भारतीयों को वो ये हुआ कि लोगों के मन में अवेकिंग, मतलब कि जागरूकता ने जगह ली। पहले लोग मानसिक रूप से गुलाम बन चुके थे अंग्रेजों के, लेकिन उन्होंने जब ये क्रांति हुई तो इस क्रांति के तहत इन लोगों ने जागरूकता का कार्य किया और जागरूक रहने का कार्य किया, और लोगों के मन में जागरूकता है कि नहीं, हम गुलाम नहीं रहेंगे, हमें भी एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, स्वयं का राष्ट्र चाहिए जहाँ स्वयं का शासन हो। इस प्रकार की भावनाएं भी इस 1857 की क्रांति से आम लोगों के मध्य हुई। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर जो शॉर्ट का पहला क्वेश्चन का आंसर है, 1857 की क्रांति को पहली क्रांति क्यों माना गया, तो ये क्लियर हुआ कि इसमें राष्ट्रवाद को उचित स्थान दिया गया, पहला स्थान दिया गया। सभी ने अपना एक ही कॉमन इश्यू रखा, राष्ट्रवाद, और अंग्रेज सरकार से लोहा लिया। और ऐसा तो ये विद्रोह अपने स्थान पर फेल हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस विद्रोह में ये फायदा हुआ कि लोगों के मन में जागरूकता और इंस्पिरेशन, जो भावना है, अभिप्रेरणा की भावना से लोग भर गए। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। Why did the 1857 uprising against the British rule fail? 1857 की क्रांति में ब्रिटिश रूल क्यों फेल हो गया था? लेक ऑफ ऑर्गेनाइज पॉलिसी। 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश रूल के सामने हमारा जो मुद्दा था वो इस कारण फेल हो गया कि हमारे पास एक नीति नहीं थी ऑर्गेनाइज, संगठित। लीडरशिप एंड ट्रेडिशन वेपन आर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू द फेलियर ऑफ 1857 अवेकिंग। एक लीडरशिप और साथ साथ ही जो ट्रेडिशन वेपन से, पारंपरिक हथियार हमारे पास थे, आधुनिक हथियार नहीं थे, जिससे ज्यादा जागरूकता नहीं फैल पाई। वाइल द ब्रिटिश आर्मी एंड लीडर्स वर प्लान्ड इन देयर सोर्सेस एंड पॉलिसी। ब्रिटिश आर्मी एक मजबूत तरीके से, मजबूत संगठन के साथ और नए नए रिसोर्सेस के साथ लोगों से लड़ रही थी, लोहा ले रही थी। द राइजिंग डिड नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। ये जो उदय था इसका वो कंट्री में ही हुआ। इट वॉज कन्फाइंड इन सम पॉकेट्स ऑफ इंडिया।
और उन्होंने तय किया कि जो भारत है वो आज अंग्रेज सरकार की जेब में है, जैसे कि सिंध, कश्मीर, राजपूताना, ईस्ट बंगाल, साउथ इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द पंजाब डिड नॉट टेक पार्ट इन इट। जो लोग अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे, उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। द सिख, राजपूत एंड गोरखा battalions remained faithful to the British and never helped them in suppressing the revolt। सिख थे, राजपूत थे और गोरखा थे, गोरखा बटालियंस थी जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की इस रिवोल्ट को खत्म करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने दो मुद्दे बना रखे थे, आधे भारतीयों के विरोध में और आधे भारतीयों के साथ। तो जो आधे भारतीय अंग्रेज सरकार के साथ थे, उन्होंने भी अंग्रेज सरकार को मदद की, और वहीं हमारे पुराने भारतवासी जो असंगठित होकर के बिना नए हथियारों के लड़ रहे थे, जिनके पास नीति नहीं थी, सही नेतृत्व नहीं था, फिर भी जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उन्हें अंग्रेज सरकार ने धूमिल कर दिया, अपने पैरों तले संगठन करने वालों को कुचल दिया। उसका एक ही कारण था, क्योंकि भारत के लोग संगठित नहीं थे, लोगों में एकता नहीं थी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। वाई वर द इंडियन रूलर्स एंग्री विद द ब्रिटिश रूल। जो इंडियन रूलर्स है, भारतीय शासक हैं, वो ब्रिटिश शासक से बहुत ज्यादा एंग्री क्यों हुए, क्रोधित क्यों हुए? द पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फॉर द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री वाज द मैटर ऑफ डिससैटिस्फैक्शन टू द इंडियंस। जो शोषण की नीति थी ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स की, वो सबसे पहला मुद्दा था असंतुष्टि का भारत में। ऑन द अदर हैंड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल प्रोन टू डिस्लीव फॉर अपराइजिंग द इंडियन अगेंस्ट द कंपनी रूल। उसके बाद फुट डालो और राज करो की नीति सबसे बड़ी थी, जिसमें लोग सबसे ज्यादा असंतोष लोगों के मन में व्याप्त हुआ, और असंतोष लोगों के मन में व्याप्त होने के कारण जो इंडियंस है वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हो गए। एक तरफ लोगों का शोषण हो रहा था, उनसे भेदभाव हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था, और दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की फुट डालो, डिवाइड एंड रूल, फुट डालो और राज करो, लड़ाओ और जीतो, बीच में स्वयं जीतो, इस तरह की नीति अंग्रेज सरकार चला रही थी। और इस नीति में अंग्रेज सरकार को सफलता मिली, क्योंकि भारतीय वैसे ही डिवाइड थे, आपस में एक नहीं थे, यूनिटी नहीं थी लोगों के, राजाओं के बीच में। इस कारण अंग्रेज सरकार का कार्य और सरल हो गया था। और यही कारण है कि जो इंडियन रूलर्स है, भारतीय शासक है, वो अंग्रेज सरकार से क्या हुए, क्रोधित हुए। यहाँ पर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट का, ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। आप सभी को नोटबुक कंप्लीट करने के बाद जो पिक्चर है वो ग्रुप में अपलोड करनी है। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं। टाइम पर अगर आप अपनी फेयरकॉपी की एंट्री ग्रुप में डालते रहेंगे तो उसकी भी एंट्री होती रहेगी। तो इस चीज का आप सभी ध्यान रखें। आज हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट शुरू हो गया है, ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो गई है। ज्योग्राफी के बाद आपको एक एक पेज फोल्ड करके हिस्ट्री का पार्ट बनाना है और उसे नोट डाउन करना है कॉपी में अपनी। उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। What changes were introduced in the British administration after the freedom struggle of 1857? 1857 की क्रांति हुई, लोगों ने भरपूर अंग्रेज सरकार का विरोध किया, लेकिन अंत में अंग्रेज सरकार की जीत हुई, और अंग्रेज सरकार ने अपनी नीतियों में क्या क्या परिवर्तन किए वो हमें बताना है। द रिवोल्ट वॉज इवेंचुअली क्रस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो रिवोल्ट था वो पूर्णतः अंग्रेज सरकार के द्वारा कुचल दिया गया, बट इट कॉज्ड अ सेवियर ब्लो टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने कई सारी अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। कॉन्सिक्वेंटली ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंट्रोड्यूस मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और उन्होंने कई सारे प्रशासकीय परिवर्तन किए। दिस चेंजेस ब्रोट अबाउट मेनी ट्रांसफॉर्म इन इंडियन सोसाइटी। उन्होंने कई सारे बड़े परिवर्तन भारतीय सोसाइटी, भारतीय समाज में किए। इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, उसके साथ आर्थिक और सरकारी परिवर्तन भी अंग्रेज सरकार ने किए। देवर, जो कुछ इस प्रकार थे। अंग्रेज सरकार का जब लोगों ने विद्रोह किया, अंग्रेज सरकार से जब लोग लड़े, और लड़ने के साथ साथ ही जब हमने देखा कि जो अंग्रेज सरकार ने देखा कि लोग उनका विद्रोह कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका जो ट्रस्ट था भारतीयों के ऊपर वो कम हुआ, और उस ट्रस्ट को लेकर के जब भरोसा उठा अंग्रेज सरकारों का, तो उन्होंने कई सारे बड़े परिवर्तन अपनी नीतियों में कर दिए। और अपनी नीतियों में परिवर्तित करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, अब अगले समय अगर इस तरीके का कोई भी विद्रोह होता है तो हम आसानी से अंग्रेज सरकार को क्या कर सकते हैं, हम भारतीयों को दबाव में ले सकते हैं। इस तरह की कुछ रणनीति अंग्रेज सरकार ने बनाई थी। अशोक का ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का, और हम इसी पर आज बात कर रहे हैं। जो नीतियां हैं वो इस प्रकार है। जो अंग्रेज सरकार ने प्रशासकीय नीतियां चेंज की थी,
तो इसमें पहली हमारी नीति है, A declaration was passed in 1858 in British Parliament, according to which the right to rule was transferred to British government from द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1858 में पहला परिवर्तन, सबसे बड़ा नीति में परिवर्तन ये हुआ कि जो डिक्लेरेशन है, एक घोषणा पत्र पारित हुआ, एक डिक्लेरेशन हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज सरकार भारत देश पर राज नहीं करेगी, बल्कि अंग्रेज सरकार के ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियां साम्राज्य शासन करने की वो अंग्रेज सरकार के हाथों में चली जाएगी। After 1858, there was a restructuring of army. आर्मी की नई संरचना की गई। Since British government had lost faith in Indian soldier, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारतीय सैनिकों से विश्वास उठा, ऑल इम्पोर्टेंट पोस्ट इन आर्मी वर गिवन टू ब्रिटिश ऑफिसर, और जितने भी महत्वपूर्ण पोस्ट थी आर्मी में वो ब्रिटिश ऑफिसर को दी गई। मोर नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वाज इंडक्टेड, और कई ज्यादा संख्या यूरोपियन सैनिकों की रखी गई। ब्रिटिश रिस्ट्रक्चर्ड द इंडियन आर्मी विद द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने फुट डालो और राज करो, मतलब डिवाइड एंड रूल, टुकड़ों में अंग्रेज सरकार ने टुकड़ों में अपनी जो इंडियन आर्मी थी उसकी संरचना की, कि जहां मुस्लिम समुदाय ज्यादा थे वहां कुछ हिंदुओं को रख दिया, जहां हिंदू समुदाय के लोग ज्यादा थे वहां मुस्लिम समुदाय को रख दिया, मतलब कि सैनिक आपस में लड़ते रहे। इस नीति के हिसाब से अंग्रेज सरकार ने डिवाइड एंड रूल के तहत पॉलिसी का निर्माण किया। यहाँ पर हमें क्लियर हुए 2 पॉइंट कि अंग्रेज सरकार ने किस तरीके से आर्मी का रिस्ट्रक्चर किया। तो पहला, खुद के हाथ में शासन ले लिया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आड़ में शासन करते थे अंग्रेज, और दूसरा, जब उनका भरोसा उठा तो उन्होंने यूरोपियन सैनिकों की भर्ती ज्यादा की, भारतीय सैनिकों की संख्या कम की, और जब भारतीय सैनिक ज्यादा लगे तो साथ साथ ही उनके फुट डालो और राज करो, मतलब कि डिवाइड एंड रूल के तहत जो है उन्हें बांटा गया, ताकि वे आपस में ही लड़ते रहे और मरते रहे। अगला पॉइंट है हमारा, देयर वाज चेंज इन पॉलिसी ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट, इस राज्यों की विलय नीति में भी परिवर्तन किया। एडॉप्शन ऑफ अ सक्सेसर वाज रिकॉग्नाइज्ड, नेटिव रूल्स वर एश्योर्ड दैट नो मोर टेक ओवर टू स्टेट्स टेक प्लेस हेंसफोर्ड, मतलब कि आप एडॉप्शन नहीं कर सकते, अगर राजा मर गया है और पुत्र नहीं है तो उस राज्यों का विलय जो है अंग्रेज सरकार के शासन में, अंग्रेज सरकार के राज्यों में किया जाएगा। इसके खिलाफ आप कोई भी स्टेट नहीं ले सकते, मतलब राज्य में जो अगर राजा का पुत्र नहीं है तो फिर जो है उस राज्य को अंग्रेज सरकार एडॉप्ट करेगी। आप अपनी मर्जी से किसी को, बच्चे को गोद लेकर के यहाँ राजा नहीं बना सकते, या उसे राज्य उसे राज्य का राजा घोषित नहीं कर सकते। British government showed a more sympathetic attitude towards landowners, landlords and native rulers in order to get their support. जब अंग्रेज सरकार ने अपनी सिंपैथी दिया दृष्टि भारत के बड़े बड़े भूस्वामी जो थे, साहूकार जो थे, छोटे छोटे या बड़े जो रूलर थे जिनके पास ज्यादा धन, पैसा, संपत्ति और सैन्य बल था, उनकी तरफ अपनी दया दृष्टि बनाई रखी, उन्हें से कभी प्रभावित नहीं किया, ताकि आसानी से वो भारत पर कब्जा कर सके, और कब्जे के साथ साथ ही जो उनके रास्ते में आ सकते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स है, लैंड ओनर्स हैं, छोटे बड़े शासक है जिनके पास सैन्य बल जाता है, ताकत ज्यादा है, तो ऐसे लोगों से उन्होंने हमेशा दोस्ती रखी, फ्रेंडशिप रखी, सिंपैथी उन लोगों को दिखाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है अंग्रेज सरकार क्या कर सके, जो कमजोर पार्ट है भारत का उस पर जल्दी से जल्द कब्जा करके फिर इन बड़ी शक्तियों को दबा सके। तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट के चारों क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। आपको इसका पीडीएफ भी मिल गया है, साथ साथ आपको कॉपी में नोट करके इसे, कॉपी में नोट करने के पश्चात आपको इसे, इसकी पिक्चर ग्रुप में अपलोड करना है। चैप्टर 7 हिस्ट्री।